जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल में हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। लेकिन दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है राजपूतों की उत्पत्ति के मत। राजपूतों की उत्पत्ति के मत, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन गाइड में, नोट्स में और बहुत सारी जगह पर इस प्रकार से इस टॉपिक को लिखा जाता है कि ये टॉपिक को थोड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। और जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्वेश्चन करने में थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्लास में मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक को वन बाय वन सिक्वेंसली इतना आसानी से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि आप साथ के साथ में भले चाहो तो नोट्स भी बना सको और आपको ये टॉपिक आसान लगे और आसानी से आपके दिमाग में समझ आए, यानी कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और जब एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के मत। पहला मत ले रहे हैं दोस्तों हम अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। दोस्तों, इस मत का प्रतिपादन किया था दोस्तों चंद्रबृहदय ने। किसने किया था? चंद्रबृहदय के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। चंद्रबृहदय कौन है? ये पृथ्वीराज का दोस्त भी था, साथ ही ये पृथ्वीराज के दरबार में कवि भी था। तो चंद्रबृहदय के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम हम सभी को पता है। क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबृहदय के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में चंद्रबृहदय उल्लेख करते हैं कि वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर तप कर रहे थे। वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनके तप में बार बार राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे। बार बार राक्षस इनके तप में क्या पहुंचा रहे थे? बाधा पहुंचा रहे थे। तब इन्होंने अपने तपोबल से, अपनी योग शक्ति से अग्निकुंड से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। अग्निकुंड से अपने तपोबल से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया। क्यों उत्पन्न किया? राक्षसों का सामना करने के लिए। पहला है दोस्तों प्रतिहार राक्षसों से लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद में इन्होंने परमार उत्पन्न किए। परमार भी राक्षसों से पराजित हो गए। उसके बाद में इन्होंने दोस्तों उत्पन्न किए चालुक्य भी राक्षसों से पराजित हो गए। और अंत में इन्होंने किए चौहान। और चौहानों ने क्या किया? राक्षसों को पराजित कर दिया। उसके बाद में राक्षसों को इन्होंने हरा दिया, तो ये अपना तप करने में सफल रहे थे। तो इस मत का प्रतिपादन पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है, जिसकी रचना चंद्रबृहदय के द्वारा की गई, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कवि तथा दोस्त भी थे। लेकिन दोस्तों, इस मत का समर्थन भी किया गया तथा इस मत का खंडन भी किया गया। पहले देख लेते हैं अपन समर्थन किसने किया। तो मूनौत नैन्सी का नाम आपने सुना होगा। जोधपुर से इनका संबंध है, जोधपुर रियासत से, मारवाड़ से संबंध है। मूनौत नैन्सी के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका समर्थन किया गया। साथ ही सूर्यमल मिश्रण, इनका नाम भी आपने सुना होगा। हाड़ौती के बहुत ही महान साहित्यकार रहे हैं ये। बूंदी से इनका संबंध था। तो मूनौत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण द्वारा चंद्रबृहदय द्वारा प्रतिपादित अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के मत का क्या किया गया दोस्तों? समर्थन किया गया। और खंडन या फिर विरोध किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई इस मत का खंडन किया गया। जब डॉक्टर दशरथ शर्मा से पूछा गया कि आप इस मत का खंडन क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिए। पहला तो इन्होंने बताया कि जो पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति है, पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति है, ये रखी हुई है अनूप संग्रहालय बीकानेर में। कहां पर रखी हुई है? अनूप संग्रहालय बीकानेर में मूल प्रति। ये कहां पर रखी हुई है? अनूप संग्रहालय बीकानेर में रखी हुई है।
अनूप संग्रहालय बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, और ये कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति रखी हुई है अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में, और उस मूल प्रति में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से जो मत है ये मूल प्रति में नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, और ये मूल प्रति में नहीं था, इसका मतलब ये बाद में किसी ने जोड़ा था। इसके अलावा इसके खंडन में और भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि चंद्रबरदाई के द्वारा ही राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी। तो चंद्रबरदाई के द्वारा ही राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया। जब चंद्रबरदाई ये स्वीकार कर चुके हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और चौहान ही एकमात्र शाखा की, बाद में इससे शाखाएं बनी है, तो फिर ये 36 शाखाओं के उल्लेख करने का क्या अर्थ है, ये भी थोड़ा समझ से परे। इसके अलावा चौहानों से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख में उनकी उत्पत्ति यानी कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका जिक्र नहीं मिलता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हम पहला मत पढ़ रहे हैं। पहला मत चंद्रबरदाई ने प्रतिपादित किया था, और पृथ्वीराज रासो में उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वशिष्ठ ऋषि आबू पर्वत पर तप कर रहे थे, राक्षस बार बार उनके तप में बाधा डाल रहे थे। तब उन्होंने अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को, 4 राजपूतों को पैदा उत्पन्न किया, प्रतिहार, परमार, चालुकी। ये तीनों ही राक्षसों से पराजित हो गए, और अंत में चौहानों ने राक्षसों को पराजित किया, और चौहानों से बाद में सभी राजपूत उत्पन्न हुए। इसका समर्थन किया गया मोनोक नेंसी, जो कि जोधपुर मारवाड़ रियासत से इनका संबंध है, और सूर्यमल मिश्रण जिनका संबंध बूंदी रियासत से है। साथ ही इसका खंडन किया गया, यानी कि इसका विरोध किया गया इस मत का डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा, जो कि महान इतिहासकार है। इन्होंने बताया कि पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में रखी हुई है, और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, इसका जिक्र नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये बाद में किसी ने जोड़ा है उसमें। और इसके अलावा चंद्रबरदाई के द्वारा ही राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया, तो उससे भी इसकी प्रामाणिकता खतरे में आ जाती है। साथ ही चौहानों से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आप चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों, तो हम दूसरे मत की तरफ चलते हैं। हम जब किसी चीज को पढ़े तो हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचना चाहिए, यानी कि बायस होने से बचना चाहिए। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो चीज है उसको वैसे के वैसे अपने को समझना होगा, तभी हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि हम ऐसे बायस हो जाएंगे, यहाँ इसी मत से हुई है, यही मत सही है, हमें ये डिसाइड नहीं करना है। ये डिसाइड करना रहता है दोस्तों इतिहासकारों को। हमें जो इतिहास मिला है उसे हमें समझना है, उसके बाद में हमारी जो राय होगी वो हमारी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम के हिसाब से हमें अलग रणनीति का पालन करना होगा। उसके बाद में हम दूसरे मत की बात करते हैं। दूसरा मत है दोस्तों सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशीय उत्पत्ति का मत। इस मत को दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों या फिर प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, वो वाला मत भी इसको माना जाता है। सूर्य एवं चंद्रवंशीय उत्पत्ति का मत, ये दूसरा मत है। अब इसमें क्या बात है, इसको थोड़ा सा चर्चा का विषय बनाते हैं। दोस्तों इस मत के अंतर्गत
पहले तो देख लेते हैं कि इस मत का प्रतिपादन किसने किया। गौरी शंकर हीरानंद ओझा यानी कि GH ओझा एवं CV वैद्य के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशीय उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन GH ओझा यानी कि गौरीशंकर हीरानंद ओझा एवं CV वैद्य के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। इसमें दोस्तों ये बोला गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों से हुई है। आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, यानी कि जो पुराने क्षत्रिय थे उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ये मत ये स्वीकार करता है कि जो पुराने क्षत्रिय थे वो अचानक से विलुप्त नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहे होंगे और उन्हीं से कालांतर में क्षत्रिय की जगह राजपूत शब्द अस्तित्व में आया होगा। पहले राजपुत्र शब्द आया, फिर राजपूत शब्द आया होगा। यानी कि ये मत ये मानता है कि पुराने समय में जो क्षत्रिय समाज था वही कालांतर में राजपूत के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वो देश रक्षा का कार्य करते थे। इस वजह से उनको क्षत्रिय कहते थे और बाद में वही राजपूत कहलाने लगे। इसका इन्होंने बोला दोस्तों कि आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसका आधार किसे बनाया इन्होंने? इनसे पूछा गया कि भाई आप बोल रहे हो कि आर्यों एवं प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसका क्या प्रमाण है? तो इन्होंने बोला कि इस प्रकार के हमें अभिलेख मिले हैं, तथा इस प्रकार के हमें साहित्य मिला है जिससे ये प्रमाणित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से हुई है और वो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशियों की संतान थे। इनसे पूछा गया कौन कौन से अभिलेखों की आप बात करते हो, तो इन्होंने बोला दोस्तों आबू अभिलेख, आठपुर अभिलेख, इसके अलावा हर्ष अभिलेख इनका इन्होंने जिक्र किया। साथ ही इन्होंने साहित्य का भी जिक्र किया। इस प्रकार का साहित्य भी मिलता है जिससे ये प्रमाणित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन आर्यों तथा क्षत्रियों से हुई है, यानी कि राजपूत सूर्यवंशी थे तथा चंद्रवंशी थे। जैसे इन्होंने बताया कि पृथ्वीराज विजय में इसका जिक्र मिलता है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसमें इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा हम्मीर महाकाव्य में भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सुजान चरित्र या फिर सुजान चरित्र में भी इसका जिक्र मिलता है। इस आधार पर दोस्तों इन्होंने कहा GH ओझा तथा CV वैद्य ने कि जो समस्त राजपूत हैं या तो उनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी वंशावली से हुई है या फिर उनकी उत्पत्ति चंद्रवंशीय वंशावली से हुई है। और साथ ही इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशीय में भी विभाजित कर दिया था। कैसे किया था? सूर्यवंशी, ये दोस्तों वो सूर्यवंशी नहीं है अक्षय कुमार की मूवी वाला, न सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन की मूवी वाला, ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा वाला सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी है। इन्होंने बताया दोस्तों, क्या बताया इन्होंने? प्रतिहार, परमार, चौहान, कछवाहा, कहाँ के शासक थे? कछवाहा आमेर के शासक थे, यानी कि जयपुर रियासत के शासक थे। प्रतिहार, परमार, चौहान, कछवाहा तथा सिसोदिया। और सिसोदिया कहाँ के थे? मेवाड़ रियासत के, यानी कि उदयपुर रियासत यानी कि मेवाड़ के शासक सिसोदिया कहलाते थे। थोड़ा सही लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। सिसोदिया। इन्होंने बताया दोस्तों कि राजपूतों की ये जो शाखाएं हैं प्रतिहार, परमार, चौहान, कछवाहा, सिसोदिया, ये सूर्यवंशी शाखाएं हैं। मतलब इनके जो पैतृक रहे होंगे वो सूर्यवंशी रहे होंगे और उन्हीं से कालांतर में ये शाखाएं उत्पन्न हुई। साथ ही इन्होंने कुछ चंद्रवंशी शाखाओं के बारे में भी जानकारी दी है। जैसे दोस्तों इन्होंने बताया चालुक्य,
चालुक्य, गहड़वाल, भाटी, यादव। जी.एच. ओझा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से हुई है। इस आधार पर राजपूत सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी है। इन्होंने राजपूतों की कुछ शाखाओं को सूर्यवंशी में रखा तथा कुछ शाखाओं को चंद्रवंशी में रखा। इन्होंने दोस्तों प्रतिहार, परमार, चौहान, कछवाहा, सिसोदिया शाखाओं को सूर्यवंशी में रखा, जबकि चंद्रवंशी शाखा में इन्होंने चालुक्य, गहड़वाल, भाटी तथा यादव राजवंश को रखा। इस आधार पर इनका ये मत था कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से हुई है ना। और इन्होंने हवाला दिया अभिलेखों का, जैसे आबू अभिलेख, आठपुर अभिलेख, हर्ष अभिलेख तथा साहित्य जैसे पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सुजान चरित्र या फिर सुजान चरित्र। अब हम तीसरे मत की चर्चा कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम तीसरे मत की चर्चा कर लेते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। शकील आजमी का एक शेर है दोस्तों कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। यानी कि अगर हमें सफल होना है तो हमारी क्षमताओं का प्रयोग करना होगा, हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करे। तीसरा मत है दोस्तों ब्राह्मणों से उत्पत्ति, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ये किसने मत दिया, इसकी चर्चा करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ये मत दिया दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। वो पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा आए थे उसका खंडन करने के लिए। किसका खंडन करने के लिए? कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, उसका खंडन करने के लिए दशरथ शर्मा थे और इनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ही रखना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा डी.आर. भंडारकर। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का प्रतिपादन किया दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा डी.आर. भंडारकर के द्वारा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक अभिलेख का जिक्र करते हैं। उस अभिलेख का नाम है दोस्तों कुंभलगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर ये बताते हैं कि जो बप्पा रावल था वो आनंदपुर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वो आनंदपुर का रहने वाला था और ये ब्राह्मण था। ये कौन? बप्पा रावल ब्राह्मण था। इस आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से भी हुई है। इसके अलावा डी.आर. भंडारकर बिजोलिया अभिलेख का उल्लेख करते हैं। ये बोलते हैं बिजोलिया अभिलेख में ये वर्णित है कि वासुदेव का जो पुत्र था, वासुदेव का जो उत्तराधिकारी सामंत था। इसके लिए बिजोलिया अभिलेख में एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द है दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस मत का प्रतिपादन करते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा रेफरेंस लेते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति का। ये बोलते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में
इसका जिक्र है कि जो बप्पा रावल था वो आनंदपुर का रहने वाला था और ब्राह्मण था। यही बप्पा रावल हरित ऋषि के सहयोग से शासक बना था और इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा D.R. भंडारकर बताते हैं कि बिजोलिया अभिलेख में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो वासुदेव था वो इसका उत्तराधिकारी जो सामंत था उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल मिलता है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रकार के मतों की चर्चा की है। पहला मत हमने चर्चा की है अग्निकुल से राजपूतों की उत्पत्ति, जिसका प्रतिपादन चंद्रबरदाई द्वारा किया गया। इसके बाद में हमने चर्चा की है सूर्य तथा चंद्रवंशीय मत। सूर्य तथा चंद्रवंशीय मत का अर्थ है कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों तथा प्राचीन क्षत्रियों से हुई है और इस मत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, G.H. ओझा तथा C.V. वैद्य के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। उसके बाद में हमने जो तीसरा पॉइंट लिया वो है ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का मत। इस मत का प्रतिपादन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा किया गया तथा D.R. भंडारकर के द्वारा भी किया गया। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में कि D.R. भंडारकर के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, इसका भी समर्थन किया गया था। तो इनका उल्लेख 2 बार होगा, एक और मत में इनका उल्लेख होगा नेक्स्ट क्लास में। तो 5 प्रकार के मतों के बारे में हमें चर्चा करनी है। 2 मत और हमारे शेष हैं। एक तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है, वो वाला मत हमें पढ़ना है। इसके अलावा जातीय उत्कर्ष का मत हमें अध्ययन करना है। तो इन दोनों मतों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी। मतलब आपको मैंने जो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।